हेलो विनय कुमार गुप्ता, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम कक्षा 4 NCERT की बुक जो आती है उसमें जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो सीटेट में जो है सबसे ज़्यादा वहीं से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, विभिन्न जगहों पर स्कूल पहुंचने के कौन कौन से माध्यम होते हैं। तो पहला है असम। असम में जो है बारिश क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बांस और रस्सी से बने पुल पार करके स्कूल जाते हैं। बारिश होने की वजह से हर जगह पानी भर जाता है और वो बांस और रस्सी से बने पुल को पार कर अपने स्कूल जाते हैं। कहाँ पर? असम में। अगला है लद्दाख। लद्दाख में कैसे बच्चे जाते हैं? खूब चौड़ी और गहरी नदी पार करने के लिए मजबूत लोहे की रस्सी जो दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती हैं, जिससे ट्रॉली जो लकड़ी का झूला होता है वो पुली की मदद से सरकती रहती है। उस मजबूत लोहे की जो रस्सी होती है उसी से होकर ये ट्रॉली जो है सरकती रहती है। इसी से बच्चे जो है अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो कहाँ पर? लद्दाख में। तो याद रखिए, लद्दाख में ट्रॉली और मजबूत रस्सी के माध्यम से जो है बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। अगला है केरल में। केरल में यहाँ पर बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए वल्लम का उपयोग करते हैं। वल्लम क्या होता है? लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है जिसको बोलते हैं वल्लम। कहाँ पर? केरल में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वल्लम किसको कहते हैं। ये केरल में जो है लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है उसी को कहते हैं वल्लम। इसी का उपयोग करके बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। अगला हमारा है राजस्थान। राजस्थान में क्या है कि यहाँ पर रेत जो है बहुत गर्म हो जाती हैं, तपती हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, ऊँट गाड़ी की मदद से उसमें बैठकर स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान में ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं बच्चे। अगला है मैदानी इलाकों में। अब मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। पहले बैलगाड़ी होता था, अब तो मैदानी इलाकों में सबके यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर आ चुका है। तो उसकी मदद से भी वो स्कूल जाते हैं। तो मैदानी इलाकों में पहले बैलगाड़ियों से वो स्कूल जाया करते थे। उत्तरी पहाड़ियों में बर्फ़ की अधिकता के कारण बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। क्योंकि बर्फ़ क्या होती है, फिसलती है। हाथ पकड़कर पैर को जमाते हुए वो ध्यान से चलते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। तो ये कहाँ पर? उत्तर की पहाड़ियों में। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में क्या है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में, जिससे होकर बच्चे जो है अपने स्कूल पहुंचते हैं उन ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होकर। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये सभी जितने भी पॉइंट हैं सब NCERT कक्षा 4 की बुक में ये सब मिलते हैं। वहीं से हमने ये कलेक्ट किया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में जो पर्यावरण अध्ययन है उसी के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला है जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वो किस वजह से होते हैं? उनके शरीर पर बाल होने के कारण। तो ये आप याद रखिए कि उनके खाल पर डिज़ाइन किस वजह से होते हैं? शरीर पर बाल होने के कारण। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाथी। अब हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन हर 1-2 साल के अंतर्गत आता रहता है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए हमें हाथी के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं
वो सब जानना ज़रूरी है। तो चलिए, हाथी क्या होता है? स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है। कौन? हाथी। ये स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। यह एक दिन में 100 किलोग्राम, कितने? 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, इसलिए ये शाकाहारी होता है। तो कितने किलोग्राम खाता है? 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे केवल सोता है, बहुत कम सोता है। हाथी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ से खेलता है। ये भी याद रखिए कि हाथी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में खेलता है। अगला है, हाथी के बच्चे हैं। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल या 200 किलोग्राम होता है। तो ये भी याद रखिए, ये सब आ चुके हैं। तो हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 2 कुंटल या 200 किलोग्राम बोला जाता है। हथिनियाँ और बच्चे समूह में रहती हैं। तो समूह में कौन कौन रहते हैं? हथिनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। एक समूह में लगभग कितने लोग? 10 से 12 जानवर होते हैं। मतलब हथिनियों और बच्चों को मिलाकर एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग होते हैं। और इस समूह का जो नेता कौन होता है? सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है, सबसे बुजुर्ग हथिनी, वही समूह की नेता होती हैं। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिए। हाथी के जो नर बच्चे होते हैं, नर मतलब मेल बच्चे जो होते हैं हाथी के, वो 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। तो जो समूह होता है इनका, तो उसमें जो नर बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल बाद जो है उस समूह को छोड़कर चले जाते हैं। हाथी के कान जो है बहुत बड़े होते हैं। यह क्या करते हैं? सुनने के अलावा जो है अपने कानों से हवा भी करते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं अपने आप को। अब इनकी आयु कितनी होती है? इनकी आयु लगभग 70 साल होती है। तो हाथी की आयु कितनी होती है? लगभग 70 साल होती है। तो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे हाथी से रिलेटेड जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वो एक जगह उसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आते हैं खेजड़ी का वृक्ष। ये कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ का है वृक्ष? ये राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यहीं से इसका नाम पड़ा है खेजड़ी। इस खेजड़ी वृक्ष की वजह से उस गांव का नाम क्या हो गया? खेजड़ली। तो राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में बहुतायत में ये खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पर कौन से? पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी गांव में रहते हैं और वहाँ पर पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। आज से 300 साल पहले, आज से कितने? 300 साल पहले इसी गांव में खेजड़ी जो वृक्ष होते हैं उनकी रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो कब? आज से 300 साल पहले खेजड़ी गांव में जो खेजड़ी वृक्ष होते थे उनकी रक्षा करते हुए कौन अपनी जान दे दी थी? अमृता देवी बिश्नोई। ये बिश्नोई समाज से संबंधित थी। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का अवसर मिलेगा। मतलब अगर बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए तो उससे क्या होगा? उनमें सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा और उनमें विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होगा। और जिस टॉपिक पे वाद विवाद होगा तो उस टॉपिक के सभी पहलुओं के बारे में वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं उसको,
तो इससे उन्हें अवसर प्रदान मिलता है वाद विवाद प्रतियोगिता कराने से। अगला पॉइंट है हमारा आरटी अधिनियम 2009। इसी के माध्यम से जो है क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, किस में कहा गया है, किस अधिनियम में? आरटी अधिनियम 2009। आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है बिहार का मुजफ्फरपुर। यहाँ पर लीची के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पर? बिहार के मुजफ्फरपुर में। और लीची का जो फूल होता है वो मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा लुभाते हैं, इसीलिए यहाँ शहद के लिए मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। कहाँ पर? बिहार के मुजफ्फरपुर में। ये इम्पॉर्टेंट है। और मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या माना जाता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि यह समय जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। क्योंकि यह मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खियाँ जो छत्ता लगाती हैं उनके प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, और बहुत सारी काम करने वाली भी मक्खियाँ होती हैं। तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी जो अंडे देती है, और कुछ नर मक्खी होती हैं, और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ, दीमक और ततैया ये भी समूह में रहते हैं। तो कौन लोग समूह में रहते हैं? चींटियाँ, दीमक, ततैया, ये सभी मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। गुजरात के कुछ मुख्य व्यंजन हैं जो वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। पहला है ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल, और कुछ मिठाई जो होती है वहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर नींबू वाले चावल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नींबू वाले चावल कहाँ पर प्रसिद्ध हैं? ये गुजरात में। इनके हर व्यंजन में कुछ ना कुछ मीठा होता है। जब आप कभी गुजरात जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे हर व्यंजन में कुछ मीठा होता। अगला है वलसाड स्टेशन। ये कहाँ है? गुजरात में। वलसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ पर बटाटा पड़ा, जिसको बटाटा बड़ा, पूरी साग, केले और चीकू यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर? गुजरात के वलसाड स्टेशन पर। तो ये एनसीईआरटी के बुक की सभी चीज़ जानना जरूरी है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये जगह कहाँ पर है? ये गुजरात में। ये भी जानते रहिए कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है? गुजरात में। अगला है कोझिकोड, कोट्टायम, ये भी केरल में है। कहाँ पर है? कोझिकोड और कोट्टायम। कोझिकोड या कहीं पर कोझिकोड भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। कोझिकोड व कोट्टायम ये दोनों केरल में हैं। अगर हम गोवा से केरल तक रेल के रास्ते जाएं तो उसके बीच में 92 सुरंग पड़ेंगी और 2000 पुल पड़ती हैं। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। अब केरल में कुछ मलयालम के शब्द हैं जिसको क्या क्या बोला जाता है, देखते हैं। पहला है अम्मा, किसको बोला जाता है? माँ को। माँ को मलयालम में अम्मा बोला जाता है। कहाँ पर? केरल में। फिर वलियम्मा,
वलियम्मा किसको बोला जाता है? माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोला जाता है केरल में। मलयालम में क्या बोला जाता है? वलियम्मा। किसको? माँ की बड़ी बहन को। माँ की माँ को मतलब नानी को क्या बोला जाता है? अमू मम्मा। अमू मम्मा, सॉरी, अमू माँ। अम्मू माँ क्या बोला जाता है? अम्मू माँ। नानी को बोला जाता है या माँ की माँ को। पिता को क्या बोला जाता है? अप्पा। क्या बोला जाता है? पिता को अप्पा बोला जाता है। और चाचा को क्या बोला जाता है? चिटप्पन। क्या बोला जाता है? तो केरल में चाचा को क्या बोला जाता है? मलयालम में चिटप्पन बोला जाता है। फिर चाची को क्या बोला जाता है? कुजम्मा बोला जाता है। कहाँ पर? केरल में। केरल में कुजम्मा किसको बोलते हैं? चाची को। तो इसको एक जगह आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है फेरी। फेरी किसको बोलते हैं? केरल में जो बड़ी नाव होती हैं उसको बोलते हैं फेरी, और जो छोटी नाव होती थी उसको क्या बोलते थे? वल्लम बोलते थे, जिस पर जो है बच्चे बैठकर स्कूल जाते थे। तो दो चीज़ वहाँ पर, एक वल्लम है जो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, और बड़ी नाव जो होती है उसको फेरी बोलते हैं। कबड्डी के कुछ और नाम जो अगला है, हु तू तू, आडूडू, हु किट किट, लगभग इतने नामों से जाना जाता है कबड्डी को। अब देखते हैं कर्डम मल्लेश्वरी कौन थी। तो कर्डम मल्लेश्वरी कौन थी? वो एक वेट लिफ्टर थी। वेट लिफ्टर का मतलब होता है जो वज़न उठाती हैं, जो लोग वज़न उठाते हैं उसको वेट लिफ्टर बोलते हैं, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की एक वेट लिफ्टर थी। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाना शुरू कर दी थी। वज़न उठाने का अभ्यास इन्होंने 12 साल से ही शुरू कर दिया। जब वो 12 साल की थी तभी शुरुआत कर दी थी। अब वे 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। अब इस समय वो कितने किलोग्राम वज़न तक उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम। मुंबई की 3 बहनें कौन कौन? ज्वाला, लीला और हीरा कबड्डी खेलती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुंबई की 3 बहनें कौन कौन थीं? ज्वाला, लीला और हीरा, ये कबड्डी खेलती थीं। तो इतने हमारे ये पार्ट 1 था कक्षा 4 का एनसीईआरटी बुक में, जो पर्यावरण से संबंधित पॉइंट थे उसका एक ये पहला पार्ट था। अगले लेक्चर में दूसरा पार्ट आएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।